Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। तो फाइनली आई होप कि आपने अपना चैप्टर 2 का टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने आपको बायोलॉजी का चैप्टर 2 का टारगेट कंप्लीट करने बोला था और फिजिक्स का चैप्टर 2 का टारगेट कंप्लीट करने बोला था। तो फिजिक्स के भी एमसीक्यूज आपको जल्दी मिलने वाले हैं और बायो के एमसीक्यूज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर चैप्टर 2। मैं दो पार्ट में ये एमसीक्यूज लेने वाली हूँ। एक पार्ट में हमने टॉपिक 2.2 से लेकर 2.4 कवर किया है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गेमेटोजेनेसिस वाला पार्ट। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन से लेकर लास्ट अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो भी फर्टिलिटी वाले टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, दीज आर प्योरली पीवाईक्यू एमसीक्यूज। ये सारे के सारे आपके लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप मेरा वन शॉट देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी रीड करते हैं, ये सारे एमसीक्यूज अटेंड करते हैं और थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर मोर देन 95 मार्क्स इन योर बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे और 20 सेकंड दिए जाएंगे और आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। रेडी स्टडी पो, ऑल द बेस्ट। तो ये रहा आपका पहला सवाल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, इन अ मैन टेस्टिस डिसेंड करना मतलब क्या होता है? नीचे आना। फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम, मतलब समझो ये अपने ह्यूमन का एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे टेस्टिस है। ये टेस्टिस आपका स्क्रोटम में कब आता है? ऐसी कुछ कैनाल हमने पढ़ी थी, याद है आपको? तो ये टेस्टिस स्क्रोटम में कब आता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ। आपकी टेक्स्ट बुक में ये एज इट इज स्टेटमेंट दिया गया है। During early fetal life, the testes develop in abdominal cavity and later they descend into the scrotal sac. So this is the answer for this question. चलो, इस तरीके से देखो, टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो आप जब बोलते हैं ना कि मैम आपका सिर्फ वन शॉट देख के हमको मार्क्स आएंगे क्या, तो वन शॉट देख के यूजफुल होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन एंट्रेंस के लिए आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स दैट कवर्स द टेस्टिस फ्रॉम आउटर टू इनर इज। समझो ये अपना टेस्टिस है, ये टेस्टिस के अंदर आपको एक कैप्सूल जैसी लेयर दिखाई देती है, तो इसको तो हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं, ये जो कैप्सूल वाली लेयर है। और इसके बाहर जो आपको इनकम्प्लीट लेयर दिखाई देती है, ये जो इनकम्प्लीट लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। तो सबसे पहले बाहर होता है ट्यूनिका वेजिनालिस की लेयर, ये देखो सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? ट्यूनिका वेजिनालिस। फिर उसके अंदर आता है आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर इनकम्प्लीट लेयर आती है, ऐसी छोटी छोटी सी डॉटेड लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वास्क्यूलोसा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रहा है समझ में? डायग्राम से क्वेश्चन आता है, थ्योरी से क्वेश्चन आता है। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज सर्जिकली डिसकनेक्टेड, समझो कि ये अपने मेल्स का टेस्टिस है और ये एपिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस निकल रहा है। अगर हमने ये वास्ट डिफरेंस रिमूव कर दिया तो क्या होगा? सिर्फ वास्ट डिफरेंस रिमूव किया, बाकी सेमिनल वेसिकल उधर ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी उधर ही है, कॉपर्स ग्लैंड भी उधर ही है जहाँ पे रहता है, आपका यूरेथ्रा भी उधर ही है, मतलब इधर से ऐसे यूरेथ्रा पास हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने सिर्फ वास्ट डिफरेंस कट कर दिया? तो वास्ट डिफरेंस से क्या आता है? सिर्फ स्पर्म आते हैं, बाकी सब कुछ तो आपके सेमिनल वेसिकल से आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, कॉपर्स ग्लैंड से आता है। यानी कि मेल का सीमेन रिलीज होगा, लेकिन उस सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट नहीं होता है? कॉपर्स ग्लैंड होता है, दिस इज पी शेप्ड कॉपर्स ग्लैंड। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जस्ट इसके ऊपर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही हम कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। पार्थोलिन ग्लैंड हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलती है। सो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच सेल्स इन द टेस्टिस सेक्रीट टेस्टोस्टेरॉन? देखो याद करो, हमने टेस्टिस का हिस्टोलॉजी पढ़ा था। ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो यहाँ पे जो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, इनको हम क्या बोलते हैं? ये टेस्टोस्टेरॉन सेक्रेट करते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लेडिक विच सेक्रेट टेस्टोस्टेरॉन। ये तो आपको ऐसे आंख बंद करके भी याद रहना चाहिए। चलो ऑल द बेस्ट, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग। आ रहा है मजा? चलो फटाफट से हार्ट दे दो चैट बॉक्स में। Let's start next question. Time starts now. Identify the odd one out with respect to accessory duct in males. Okay?
ऑड वन आउट पूछा गया आपको मेल्स के एक्सेसरी डक्ट से। रेटेटेस्टिस एक डक्ट है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलके बनता है, मतलब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये ऐसे बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलके रेटेटेस्टिस बनता है। फिर रेटेटेस्टिस से आपका वासा इफ्रेंशिया बनता है, फिर वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस बनता है, और फिर एपिडिडाइमिस से आगे आपका ऐसे वास डिफरेंस निकलता है इधर से। तो ये सारे डक्ट है, लेकिन सेमिनल वेसिकल क्या है, ये ग्लैंड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट इज अ ग्लैंड एंड दीज आर डक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, which accessory, time starts now, which accessory sex gland of male reproductive system secretes maximum volume of semen? आपको ग्लैंड पूछा है, ग्लैंड, तो अभी इधर पे चेक करो कि ग्लैंड कौन सा है। टेस्टिस ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। वास डिफरेंस स्पर्म को कैरी करता है, तो ये भी आपका एक्सेसरी डक्ट है। एपिडिडाइमिस एक्सेसरी डक्ट है, ओके, क्योंकि इधर पे आपके स्पर्म मेच्योर होते हैं, सॉरी, दिस इज योर एपिडिडाइमिस, दिस पार्ट, okay, but seminal vesicle is your gland which secretes 60% of semen, प्रोस्टेट ग्लैंड से 30% और बाकी का बचा 8 to 10% आपके कॉपर्स ग्लैंड से सेक्रेट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर अनपेयर्ड? इधर पे एक सेमिनल वेसिकल होता है, इधर पे एक सेमिनल वेसिकल होता है, ठीक है, फिर इधर से इजैक्यूलेटरी डक्ट आता है, फिर इधर से आपका एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर यहाँ से आपका कॉपर्स ग्लैंड निकलता है। तो ये दोनों, ये दो हैं, ये दो हैं, ये एक है। ओके, सो कौन सा ग्लैंड इसमें से सिंगल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखो सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द एक्सेसरी डक्ट्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट, डक्ट की बात हो रही है, कौन से डक्ट पेयर्ड होते हैं? यस, देखो आपके ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मिलके आपका रेटेटेस्टिस बनता है। ये बहुत सारे होते हैं, सो दे आर इन ग्रुप, ओके, सो ये तो आएगा नहीं। वासा इफ्रेंशिया, यहाँ से आपके 18 to 20 ट्यूब्स निकलते हैं वासा इफ्रेंशिया के, सो ये भी नहीं आएगा। फिर वास डिफरेंस एक लेफ्ट टेस्टिस से निकलेगा, मतलब समझो यहाँ से एक वास, ये ऐसे इफ्रेंशिया से एक वास डिफरेंस निकला और दूसरा वास डिफरेंस इधर से निकला, ये देखो अभी हमने पीछे के डायग्राम में देखा था ना, ये देखो एक वास डिफरेंस और ये दूसरा वास डिफरेंस, तो ये भी पेयर्ड होते हैं। ओनली यूरेथ्रा इज सिंगल, ये देखो सिर्फ आपका जो यूरेथ्रा होता है, ये जो बीच में से पास होता है, कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ओनली दैट इज अ सिंगल ऑर्गन, सिंगल डक्ट। ओके, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विस्कस नेचर, विस्कस यानी कि चिपचिपा, द विस्कस नेचर ऑफ सेमिनल फ्लूइड हेल्प्स टू, हमारे सेमिनल फ्लूइड का जो चिपचिपा नेचर होता है वो क्या करने में हेल्प करता है? यस एवरीबडी, क्या वो स्पर्म की मोबिलिटी इंक्रीज करता है, या वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, या वो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडियम इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, या वो लुब्रिकेट करता है? तो विस्कस फ्लूइड यानी चिपचिपा फ्लूइड किधर से आता है? कॉपर्स ग्लैंड से, और कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? पॉपुलेशन को ईजी करता है, यानी कि मेल के पीनस को फीमेल के वजाइना में आराम से एंट्री करने में हेल्प करता है, यानी लुब्रिकेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कॉपर्स ग्लैंड निकाल दिया तो क्या होगा? अब भी जस्ट मैंने बताया, अगर कॉपर्स ग्लैंड निकाल दिया तो क्या पीनस के इरेक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, स्पर्म मोबिलिटी में कुछ फर्क पड़ेगा? नो, ओनली द लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड। अगर कॉपर्स ग्लैंड नहीं रहा तो आपका चिपचिपा फ्लूइड नहीं सेक्रेट होगा, जिसके वजह से कॉपुलेशन विल बिकम डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से देखो इस क्वेश्चन को। ओके, टाइम स्टार्ट हो चुका है। हाँ, आपको इधर टाइम दिखाई नहीं दे रहा है, चलो लेबल नंबर 1 क्या है आपका? यस, दिस इज, व्हाट इज लेबल नंबर 1? दिस इज इनफंडिबुलम। व्हाट इज लेबल नंबर 2? इट इज योर ओवरी। व्हाट इज लेबल नंबर 3? इट इज योर, इट इज योर वजाइना, बिकॉज दिस इज योर यूटरस, और इधर सर्विक्स का ऑप्शन दिया नहीं है। अगर इधर पे लेबल करते तो इधर ये आपका यूटरस है, यहाँ पे लेबल करते तो ये आपका सर्विक्स होता। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इनफंडिबुलम बोलो या फिम्ब्रिया बोलो, इट्स द सेम थिंग, ओके। फिम्ब्रिया इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के जस्ट पहले फिम्ब्रिया वाला रीजन प्रेजेंट रहता है, तो इसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज फिम्ब्रिया। तो यहाँ पे अगर मैं फिम्ब्रिया भी लिखती हूँ तो भी आंसर राइट आएगा, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ, फाइंड द ऑड मैन आउट। वजाइना इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओविडक्ट, ओवरीज, मैमरी ग्लैंड, क्या आएगा इधर पे? यस, सब कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसमें से ऑड क्या है?
वजाइना, ओविडक्ट, ओवरीज एंड मैमरी ग्लैंड, ये जो पार्ट है ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड दिस इज योर व्हाट डू वी से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वाला ऑर्गन है, मतलब ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो पार्चुरेशन के टाइम पे हेल्प होगा, यानी बच्चा जब पैदा हो गया है तो बच्चे को फीड करने के टाइम पे ये डेवलप होता है, सो दिस इज आफ्टर जेस्टेशन एंड दिस इज बिफोर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। मायोमेट्रियम, देखो हमने यूट्रस के 3 वॉल पढ़े थे, एक बाहर की लेयर होती है पेरीमेट्रियम, फिर मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, और फिर बीच की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, एंडोमेट्रियम क्या करता है, इट गिव्स position to the blastocyst so that the blastocyst can attach and implant itself. So option number B is the right answer. Next question. Which of the following is not a part of external genitalia of the female reproductive system? एक्सटर्नल जेनिटिलिया का कौन सा ऑर्गन पार्ट नहीं है? वेस्टिब्यूल एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट है, वेस्टिब्यूल यानी कि लेबिया माइनोरा वो इनर लिप्स वाला पार्ट, ओके, और हाइमेन वाला पार्ट, सो ये वेस्टिब्यूल में आता है। फिर मॉन्स प्यूबिस यानी कि ये ऊपर वाला रीजन, क्लिटोरिस यहीं पे ऐसा हुड जैसा जो रीजन प्रेजेंट रहता है ना, इसको क्लिटोरिस बोलते हैं। और कॉर्नुआ मतलब क्या होता है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ योर इस्थमस, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो अपना यूट्रस का कनेक्टिंग पार्ट रहता है, समझो इधर से फेलोपियन ट्यूब आया, ये इनफंडिबुलम है, तो इस पार्ट को हम इस्थमस बोलते हैं, दैट इज योर कॉर्नुआ, जहां से आपका एम्ब्रियो आगे जाने वाला है। तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओवरी प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स लाइक एचपीएल एचसीजी, क्या ओवरी से एचपीएल हार्मोन बनता है? नो। एचसीजी भी ओवरी से नहीं बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। प्रिमोडियल फॉलिकल हैज इट सेंटर एट its center a large primary oocyte. Okay, this can be right. Atresia is a large scale destruction of primordial follicles. This is also right. Okay, during each menstrual cycle only one of the primordial follicle develops. This is also right. So correct answer क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओवरी में 5 हार्मोन बनते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनहिबिन। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने बोला था। ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन कब होता है? पहला फेज में ब्लीडिंग होता है जिसको हम मेंसेस फेज बोलते हैं, फिर सेकेंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज है जब आपका एंडोमेट्रियम डेवलप होता है और ग्राफियन फॉलिकल बनता है, एंड आफ्टर द प्रोलिफरेटिव फेज द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, सो एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, ये देखो प्रोलिफरेटिव फेज खत्म होने के बाद आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नंबर ऑफ डेज याद रखो। हाँ, मेंसेस इज फॉर 5 डेज, फिर 6 से लेके 13 तक प्रोलिफरेटिव फेज होता है, फिर 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, और फिर 15 से लेके 28 तक आपका सेक्रेटरी फेज होता है। नंबर ऑफ डेज याद रखो। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इधर देखो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? ये 5 दिन के लिए हो रहा है, ये 7 दिन के लिए हो रहा है, ओव्यूलेशन 1 दिन के लिए होता है, और ये 13 दिन के लिए होता है। सो सबसे ज़्यादा लंबा फेज कौन सा है? सेक्रेटरी फेज। एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड? ह्यूमंस में टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड? यस, एंडोक्राइन ग्लैंड बोला है ना, क्या आएगा फिर इधर पे? बोलो बोलो। लेडिक सेल्स मेल का है, कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल का है, ग्राफियन फॉलिकल, सरटोली सेल्स, क्या करेगा? कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है? यस, द करेक्ट आंसर इज कॉर्पस ल्यूटियम। लेडिक सेल्स ग्लैंड नहीं है, ये सेल्स है, ये एंड्रोजन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, दे आर नॉट ग्लैंड, दे आर स्पेसिफिक सेल्स। आपके रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सेक्रेट करता है, तो दिस इज अ ग्लैंड। ओके, सर्टोली सेल्स तो नरिशमेंट देगा स्पर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आफ्टर ओव्यूलेशन नो प्रेगनेंसी रिजल्ट्स द कॉर्पस ल्यूटियम विल, समझो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा? ऐसे ओवरी में इधर पे अपना जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ये कॉर्पस ल्यूटियम ड्राई हो जाएगा और कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा, सो इट विल डीजनरेट इन अ शॉर्ट टाइम। कॉर्पस ल्यूटियम रख के कुछ फायदा नहीं है ना, ओव्यूले प्रेगनेंसी तो हुई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब भी मैंने बताया था, सबसे पहले आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है 5 डेज का, फिर आपका प्रोलिफरेटिव फेज होता है 7 डेज का, फिर उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज होता है 1 डे का, और सेक्रेटरी फेज होता है 13 डेज का। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा चैट बॉक्स में? 3 2 1, टाइम्स अप। ओव्यूलेशन डे, ओव्यूलेटरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीक्वेंस ऑफ हार्मोन पीक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कौन सा हार्मोन बढ़ता है? सबसे पहले आपका एफएसएच हार्मोन का पीक बढ़ता है, तो एफएसएच बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, ठीक है। और फिर एफएसएच जब लो होगा, ईस्ट्रोजन लो होगा, तो आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बढ़ेगा। तो एफएसएच, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एफएसएच के वजह से ईस्ट्रोजन बढ़ता है और ईस्ट्रोजन खत्म होने के बाद आपका एलएच हार्मोन बनता है और एलएच के बाद प्रोजेस्ट्रॉन बनता है, तो ऐसा साइकिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following event is correctly matched with the time period in a normal menstrual cycle? अब भी हमने menstrual cycle देखा। रिलीज ऑफ एग कौन से डे पे होता है? यस, देखो इधर पे, ये आपका 0 से 5 डे है, इधर पे ब्लीडिंग होने वाली है, ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज है, इधर पे आपका ग्राफियन फॉलिकल बनने वाला है, ये आपका ओव्यूलेटरी फेज है। तो ये 6th डे से लेकर 13th डे तक होगा, फिर ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे होगा, और फिर लास्ट में आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। सो ये 15th से लेकर 28 डे तक होगा। तो रिलीज ऑफ एग 5th डे पे होता है क्या? नो, 14th डे पे होता है, सो दिस इज रॉन्ग। एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स बिटवीन 5 to 10 days, यस दिस इज राइट। जब आपका प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा है तभी आपका एंडोमेट्रियम का लेयर धीरे 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 करके क्या हो रहा है? मेच्योर हो रहा है। ओके, दिस इज योर ब्लैक वाला एंडोमेट्रियम लेयर, सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। एंडोमेट्रियम सेक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स, नो। राइज इन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल 1 to 15 days, नो। प्रोजेस्ट्रॉन ओव्यूलेशन के बाद बनता है, इधर देखो अभी हमने देखा था प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कब बढ़ता है? आफ्टर ओव्यूलेशन, और हमको इधर क्या बोला है? बिफोर ओव्यूलेशन, सो आंसर इज रॉन्ग, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हाँ, आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है, फॉल्स स्टेटमेंट। क्या आएगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनहिबिन स्टॉप सेक्रीशन ऑफ एफएसएच, सेक्रेटरी फेज, नो। इनहिबिन, हाँ सॉरी, करेक्ट। इनहिबिन क्या करता है? एफएसएच प्रोड्यूस होने से रोकता है, दिस इज करेक्ट। एंडोमेट्रियम थिकन्स अप टू 8 to 10 मीटर इन प्रोलिफरेटिव फेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रैपिड सेक्रीशन ऑफ एलएच, करेक्ट। एंडोमेट्रियम लाइनिंग बिकम्स थिन, ओके। तो इधर पे क्या है? अच्छा, एंडोमेट्रियम थिकन्स अप टू 8 to 10 मीटर ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज, यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। तो एंडोमेट्रियम आपका 8 to 10 मीटर का थिकनेस कब होगा? आफ्टर ओव्यूलेशन, दैट इज ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज। तो ये देखो, आपका एंडोमेट्रियम थिक होना कब स्टार्ट होता है? आपका एंडोमेट्रियम थिक होना स्टार्ट होता है, ये देखो धीरे धीरे करके आफ्टर ओव्यूलेशन, ओके, दैट इज ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल्स। अगर कोई औरत पहले से प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी में पहले से प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रेजेंट होगा। अगर प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा। ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो उसके वजह से आपका प्रिमोडियल फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन के वजह से ही फॉलिकुलर लेयर ऐड होते हैं। अगर ग्राफियन फॉलिकल नहीं बना तो नेक्स्ट एग रिलीज नहीं होगा। तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के वजह से प्रेग्नेंट फीमेल में ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट oocyte रिलीज नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता। सो द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है और ये प्रोजेस्ट्रॉन बाद में प्लेसेंटा से बनता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रेगनेंसी तक मेंटेन रहता है, और जब तक प्रोजेस्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा तब तक आपका नेक्स्ट ओव्यूलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेटोजेनेसिस विच इज नॉट एसोसिएटेड विद गैमेटोजेनेसिस। देखो, ओवा बनाना ये आपका फीमेल गैमेटोजेनेसिस है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड मेल गैमेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करना ये भी मेल गैमेटोजेनेसिस है। बट ओवा को रिलीज करना ये गैमेटोजेनेसिस का पार्ट नहीं है। गैमेटोजेनेसिस में हम सिर्फ गैमेट बनाते हैं, ओवा रिलीज करना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। सो ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ सेल्स इमीडिएटली सराउंडिंग द ओवम बट आउटसाइड द जोना पेलुसिडा। देखो, सेकेंडरी oocyte याद करो, ये अंदर आपका ई सेंट्रिक न्यूक्लियस है, ये आपका वाइटलिन मेम्ब्रेन है, ये आपका पेरीवाइटलिन स्पेस है, ये बीच का जो है ये आपका पेरीवाइटलिन स्पेस है, और ये आपका जोना पेलुसिडा का लेयर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका ऐसा ए सेल्यूलर जोना पेलुसिडा का लेयर बना रही हूँ। जोना पेलुसिडा लेयर के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट होता है? कोरोना रेडिएटा। ये देखो, ये आपका जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के जस्ट बाहर ये पिंक वाली लेयर कौन सी है? इट इज अवर कोरोना रेडिएटा सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से देखो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेबल नंबर 1 क्या है आपका? वाइटलिन मेम्ब्रेन। पहले ऑप्शंस मत देखो, ऑप्शंस के ऊपर हाथ रखो, पहले लेबलिंग करो। लेबल नंबर 1 इज वाइटलिन मेम्ब्रेन, लेबल नंबर 2 इज जोना पेलुसिडा, लेबल नंबर 3 इज कोरोना रेडिएटा, लेबल नंबर 4 इज जर्मिनल वेसिकल। यस, आपके न्यूक्लियस, आपका ई सेंट्रिक न्यूक्लियस जो होता है उसको जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखो,
यहाँ पे ये आपका जर्मिनल वेसिकल है। सेकेंडरी oocyte वाला डायग्राम लगना देखो आपकी टेक्स्ट बुक में जो सेकेंडरी oocyte का डायग्राम है ना, उसका लेबलिंग देखो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, आफ्टर अ sperm has penetrated an ovum in the process of fertilization, entry of further sperms is prevented by। समझो एक बार किसी स्पर्म ने अपने ओवम के अंदर एंट्री ले ली है, इसके न्यूक्लियस ने अंदर एंट्री ले ली है, तो अब बाकी के स्पर्म्स अंदर कैसे नहीं आएंगे? क्योंकि आपका जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, यहाँ से जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रहते हैं, ये ग्रैन्यूल सेक्रेट करते हैं और यहाँ से ये सील कर देते हैं ताकि इधर से कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, यानी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर दिया, इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, कम ऑन बकअप बकअप। कैपेसिटेशन रिफर्स टू, कैपेसिटेशन मतलब क्या होता है? जब आप स्पर्म को वजाइना के अंदर जाने के लिए हेल्प करते हो, यानी कि उसको एक्स्ट्रा कैल्शियम आयन प्रोवाइड करते हो ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। तो किस में चेंजेस होंगे कैपेसिटेशन में? ओवम में होंगे क्या? नो। स्पर्म में होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद? नो। इंसेमिनेशन के बाद होंगे। ओवम आफ्टर, ओवम तो आएगा ही नहीं इसमें, सो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैमेलियन स्पर्म द स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अच्छा मैंने इधर आंसर नहीं दिया, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मेमेलियन स्पर्म स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन। ये आपका स्पर्म है, ये आपका हेड है, इधर पे आपका एक्रोजोम रहता है, इधर पे आपका न्यूक्लियस रहता है, इधर पे सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल सेंट्रियोल, और इधर पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किधर प्रेजेंट है? इन द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म, ठीक है। दिस इज योर सीटी 2001 का क्वेश्चन। ये देखो मिडल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। नेक्स्ट, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड ऑफ, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, सीटी 2005 का क्वेश्चन है। आपके स्पर्म का जो एक्रोजोम है ये किससे बना है? यस, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, जल्दी बताओ, ये तो आना ही चाहिए सबको, नहीं तो सबको खट्टूस। Come on, tell me quickly. Acrosome of sperm is formed of, very good, Golgi complex of spermatid. Very good. Yes, और ये लास्ट क्वेश्चन है 2004 का। स्पर्मेटिलियोसिस मतलब क्या होता है? मैं आपको एक हिंट देती हूँ। स्पर्मेटिलियोसिस मतलब स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद थोड़े से और क्वेश्चन है, दो तीन। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्माटिलियोसिस म्हणजे स्पर्मियोजेनेसिस। आपके टेक्स्ट बुक में जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बताया है, वो जो चार्ट दिया है उधर ब्रैकेट में लिख के ले लो, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्माटिलियोसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में हम क्या करते हैं? स्पर्मेटिड्स को सर्टोली सेल्स के पास भेजते हैं, सर्टोली सेल्स के पास जाने के बाद वो ऐसे चिपक जाता है अपने सर्टोली सेल से और इसमें टेल फॉर्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 स्पर्मेटोजोवन। देखो ये आपका प्राइमरी जर्म सेल है, ओके, इसमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और फिर ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। जब इसमें मियोसिस 1 होगा तो आपको 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलते हैं, ठीक है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर इसमें से आपको 4 स्पर्मेटिड मिलते हैं। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास कितने स्पर्म्स चाहिए? आपको 400 स्पर्म्स चाहिए। तो इसके लिए कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स लगेगा? एक का डबल, मतलब डबल का हाफ, 200। देखो एक से 2 बन रहा है तो 200 से 400 बनेगा ना, एक का डबल हो रहा है तो 2 का 4 होगा, एक का 2 हुआ तो 2 का 4। तो ये देखो बहुत ही सिंपल डायग्राम है। आपके एक प्राइमरी, ये कैलकुलेशन याद रखो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिला और फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड मिला, 2 स्पर्मेटिड मिला। तो आपको ये क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाँ, अगर ऐसा पूछते हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड मिलेगा, तो आप टोटल काउंट बताओगे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड मिल रहा है? 4। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड पूछा तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड, लेकिन अगर सेकेंडरी स्पर्मेटिड का काउंट पूछा तो आपको वो बराबर से लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis। ये आपका जर्मिनल सेल है, यहाँ पे आपका प्राइमरी oocyte बना, फिर इसके बाद आपका मियोसिस 1 होता है। तो मियोसिस 1 में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको एक सेकेंडरी oocyte देखने को मिलता है और इधर पे आपको फर्स्ट पोलर बॉडी देखने को मिलती है। तो फर्स्ट 1 मियोसिस 1 फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 1 में बनती है, ओके। यस, देखो मियोसिस 1 में आपको फर्स्ट पोलर बॉडी मिली है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, spermatids are transformed into spermatozoa by,
आपके स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने का है। तो कौन सा प्रोसेस आएगा इधर पे, ये तो आना ही चाहिए भाई, स्पर्मियोजेनेसिस। ये देखो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनाया, कैसे, स्पर्मियोजेनेसिस से। इधर पे प्लीज लिख के लो, इसको हम स्पर्माटिलियोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ओके चलो, आई होप आपको आज के एमसीक्यू सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा और फिर हम इसका मेंटी क्विज कंडक्ट करेंगे। मोस्टली मैं और अजय सर बायो और फिजिक्स का कंबाइन मेंटी क्विज लेंगे। अगर आपको कंबाइन मेंटी क्विज चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कंबाइन मेंटी क्विज चाहिए। और हमने अप्रॉक्सीमेटली आज कितने एमसीक्यूज किए हैं, 43 एमसीक्यूज किए हैं हमने आज, ठीक है। हमने अप्रॉक्सीमेटली आज 43 एमसीक्यूज किए हैं। तो सब लोग कमेंट में दो चीज़ें कमेंट करेंगे, आप अपने मार्क्स कमेंट करोगे कि 43 में से आपको कितना मार्क्स आया है, और आप हमें कमेंट में बताओगे कि इस चैप्टर का लेवल 2 होने के बाद, और फिजिक्स के भी आपको दो सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज। तो एमसीक्यूज होने के बाद आपको मेंटी कैसा चाहिए, सिंगल सिंगल मेंटी चाहिए या कंबाइन मेंटी चाहिए, यानी बायो और फिजिक्स का सिंगल यानी बायो का सेपरेट, या कंबाइन यानी कि बायो एंड फिजिक्स मेंटी वॉर जैसा कुछ चाहिए। सो अपने मार्क्स और मेंटी क्विज का ऑप्शन कमेंट करके बताओ। ज्ञान लैब एनसीईआरटी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मैं आपको नीट का 2022 का एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रही हूँ, पिछले ईयर का इस साल के बच्चों के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम आपको सारी नोटिफिकेशन देते हैं, मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं अनअकैडमी के लाइव लेक्चर्स जो भी है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमारा व्लॉगिंग चैनल भी अपलोडेड है, बनाया है हमने, लाइव्स बफरिंग। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट दी फन साइड ऑफ योर टीचर्स। आपके अंजलि मैम पढ़ाने के अलावा और क्या क्या फन करते हैं, अजय सर क्या करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो सबके साथ शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाय बाय एवरीबडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू वेरी सून, टेक केयर, थैंक यू।